नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। बहुत सारे बच्चों ने शिक्षक जंक्शन को तो सुना होगा और अभी तक उसकी जो हमने एक और टैगलाइन अब नहीं तो कब वो भी याद हो गई होगी, लेकिन हमारे चैनल की जो एक्चुअल टैगलाइन है एजुकेटर्स बियॉन्ड बुक्स है ना, वो अभी तक किसी की नोटिस में नहीं आई होगी। इसी टैगलाइन को नोटिस कराने के लिए ये वीडियो आने वाली है, तो बी वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैट, इनफैक्ट यू विल बी। ठीक है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा आने वाला है जिससे हम अपनी टैगलाइन मतलब एजुकेटर्स बियॉन्ड बुक्स को आपको प्रूव कराएंगे। और ये पहला ऐसा इंसिडेंस होने वाला है जब हम इस चीज़ को करने वाले हैं। आगे आने वाले सेशंस में ये चीज़ आपको और भी देखने को मिलेगी। तो इफ एट ऑल यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड और लाइक्ड आवर चैनल, डू दैट। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड तक जाते जाते ये लाइन मुझे रिपीट करने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, देखो हमने एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने डेयरी फार्मिंग की एपीकल्चर, पाइसीकल्चर, इन सब के बारे में स्टडी कर लिया था। लेकिन हम वो किसके थ्रू स्टडी कर रहे थे? सब कुछ अपने इस बोर्ड से, है ना। लेकिन व्हाट आई एक्चुअली फील इज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर बोर्ड के अलावा आपको प्रैक्टिकलिटी में लेके समझाया जाए तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा देर तक रहती हैं और आपको उसको पढ़ने में थोड़ा एक्साइटमेंट भी फील होता है ना। तो उसी चीज़ को शिक्षक जंक्शन आज आपके लिए इस वीडियो के थ्रू लेकर आया है। अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मिंग है, मैं ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है, हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का नेक्स्ट फार्मिंग मेथड था क्या? पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, इसको मैंने आपके लिए रिसेंटली, ऑब्वियसली लॉकडाउन से पहले, एक पोल्ट्री फार्म विजिट किया और वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें क्लियर करने के लिए उसकी एक लाइव वीडियो बनाई कि कैसे जो जो कुछ हम एक्चुअली में इस वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड के थ्रू समझाने वाली थी वो सब कुछ उस वीडियो में कवर होने वाला है। जैसे कि अभी जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है इसके बाद उसमें सबसे पहले आएंगी आपकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अच्छा चलो एक बार पोल्ट्री फार्मिंग, वैसे तो वीडियो में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग हम बोलते किस को है? व्हेन वी डोमेस्टिकेट और रियर दी बर्ड्स, और इस बर्ड्स में बहुत कुछ आ जाता है। डक्स हो गई है ना, गीज, क्वेल्स, टर्कीज, है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो उसी के ऊपर लाइव वीडियो है जो अब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो डू रिमेंबर एंड डू हियर द वीडियो, डू लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू नो दीज हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, राइट। यह हमारा गेट है, इसमें हम नीचे फॉर्मलिन डिसइंफेक्ट डालते हैं, जिसमें सब फॉर्म जो भी आएगा पाउंड डुबो के अंदर आते हैं और सब हाथों में फॉर्मलिन लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, उसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं। ये हमारा ब्रूडर हाउस है, इसमें हमारा चिक्स 1 डे का देहरादून से आता है और शुरू में हम इसमें बहुत हाइजीनिक 1 हफ्ते पहले इसमें स्प्रे स्प्रू मार के तैयारी कर देते हैं, डिसइंफेक्ट करके बच्चा इसमें डाला जाता है। स्टार्टिंग में डे ओल्ड चिक्स को 95 सेल्सियस इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से 37 डिग्री टेम्परेचर है। डे ओल्ड में आते ही दूसरे दिन हमें फर्स्ट डे इसमें गुड़ वैक्सीन AD3, बी कॉम्प्लेक्स, लेवोटॉनिक ये वैक्सीन देते हैं, जैसे बर्ड अपना स्मूथली इसमें स्ट्रेस फ्री फील करे। नेक्स्ट डे इसमें हम मैरिक्स MD वैक्सीन देते हैं नेक में, और 7 डे इसमें 6th डे इसमें हम फिर F1 वैक्सीन देते हैं जिससे बर्ड, और इसके 9th डे में हम इसमें इसकी डिब्बे की टचिंग करते हैं, जिससे बच्चे की बर्ड की चोट ज़्यादा ना बढ़े, नहीं तो बर्ड आपस में चोट मारते हैं, पिकिंग करते हैं, जिससे बर्ड की मोर्टलिटी हो जाती है। 12th डे में इसमें गंबेरो एंटी किल्ड और लाइव वैक्सीन देते हैं, और 15 डे में फिर से हम इसमें CAV वैक्सीन करते हैं, और 28 डे में फिर इसमें गंबेरो रिपीट बूस्टर रो करते हैं, और फिर 5th वीक में हम इसमें फाउल पॉक्स वैक्सीन देते हैं, और
6 वीक में हम इनके नेल काटते हैं, जिससे नेल काटने से बर्ड में जीडी की प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो गर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम आती है, जिससे बर्ड में प्रॉब्लम आती है। वो हम काटते हैं। फिर हम दो महीने इसमें रखते हैं। उसके बाद हम इसमें लेयर कम ग्रोवर में शिफ्ट करते हैं। वहाँ भी जाके हम 10th वीक में इसको आरडी वैक्सीन देते हैं। फिर हम इसमें 16 वीक में इनको बर्ड को हम एंटी किल्ड वैक्सीन देते हैं। फिर वहाँ जाके अपना ये अंडा देना चालू करती हैं 5 हफ्ते बाद। शुरू में हम बच्चे को गर्मियों में तो पंखे लगाने पड़ते हैं, कूलर भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें हमारे पंखे लगा रखे हैं। अब गर्मी का सीज़न आने वाला है तो हमने तैयारी कर दी पंखों की। और जाड़ों में हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ऊपर बल्ब लगाने पड़ते हैं, हाइड्रोलो बल्ब लगाने पड़ते हैं, नीचे भी हमें लड़ियाँ लगानी पड़ती है बल्बों की 200 वाट की, जिससे रूम टेम्परेचर बहुत बढ़ाना है। अंदर आदमी जो काम करता है जाड़ों में विदाउट स्वेटर काम आराम से करता है। ब्रूडिंग हमें बहुत हिसाब से करनी पड़ती है, शुरू से लेकर आखिर तक। इसका हम हर वीकली वेट लेते हैं, वेट अकॉर्डिंग हमारे स्टैंडर्ड के होना चाहिए, जिससे बर्ड के ऑर्गन्स बिल्कुल डेवलप होते हैं। आगे इसमें लॉन्ग टर्म में इसमें बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अंडा स्मूथली आता है और लॉन्ग टाइम तक हम 90% से ऊपर अंडा लेते हैं। इसलिए हमें ब्रूडिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। और वीकली हमने इसकी जो मैनुअर इसकी नीचे गिरती है, मैनुअर भी हमें निकाल के फेंकवानी पड़ती है। आई होप कि हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर बोर्ड में समझाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैसे वो बर्ड्स को मेंटेन किया जाता है ताकि वो डिसीज से दूर रह सके। उसके बाद एक और चीज़, अब वापस से दूसरा टॉपिक, ये तो हो गया एक टॉपिक जो आपने इस वीडियो में समझा। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस पर डिस्कस करने वाले थे वो थे टाइप्स ऑफ एनिमल्स और स्पेशली बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं, एक होता है ब्रॉयलर्स और एक होते हैं एग लेयर्स। ठीक, मैं सिर्फ हिंट दे देती हूँ, बाकी जो सब कुछ डिटेलिंग है वो भी आपको वीडियो से ही समझना है। ठीक है, ब्रॉयलर्स क्या है? ये हम जब बर्ड्स को उनकी मीट के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं तब हम उनको बोलते हैं ब्रॉयलर्स। जबकि अगर बर्ड्स को एग के लिए हम रेयर करें तो हम उसको बोलेंगे एग लेयर्स। दोनों कैटेगरीज में डिफरेंसेस हैं उनके डोमेस्टिकेशन पैटर्न में, उसके अलावा उनकी फीडिंग हैबिट्स में भी। ठीक है, तो यही चीजें आपको वीडियो में दिखाई जाएंगी, कैसे जब एग लेयर्स एग को ले करते हैं तो उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं, हाँ, ये जो फूड है वो कैसे डाला जाता है, कितनी क्वांटिटी में डाला जाता है, सीजन के हिसाब से वो सब कुछ कैसे वैरी करता है, वो सब कुछ भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस बोर्ड, लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द वीडियो अगेन। ये हमारा 12,000 का सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है। ये हमारी फीड मिल है। ये दाना, इससे हम दाना डालते हैं। 2 टाइम इसमें दाना डाला जाता है बर्ड के रिकॉर्ड के अपने हिसाब से। 120 ग्राम दाना बर्ड खाती है
60 ग्राम मॉर्निंग में डालते हैं, 60 ग्राम इवनिंग में डालते हैं। यार का लेयर शेड है, लेयर बर्ड का, जिसमें 12,000 बर्ड पड़ी हैं जो 95% प्रोडक्शन देती है। इस समय अंडा हमने बिन लिया है, फिर 1 घंटे बाद इंटरवल में फिर अंडा बिना जाएगा। इसमें 2-3 लेबर लगती है हमारी। जाड़ों में इसके पर्दे बंद रहते हैं टेम्परेचर के लिए, गर्मियों में हम इसमें पंखा प्रोवाइड करते हैं, स्प्रिंकल लगाते हैं, छत पे स्प्रिंकल चलते हैं। और ये सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है, इसमें ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम है। ये बर्ड इसमें पानी पीती हैं आराम से। ये निप्पल लगे हुए हैं, बर्ड इसमें पानी पीती है। और ये हमारा दाना डालने वाली फीड मिल है, इसमें हम दाना डालते हैं और इसे बटन दबाने से बर्ड पे अपना आप ऑटोमेटिक दाना पड़ जाता है। दाना हम 2 टाइम डालते हैं, 60 ग्राम सुबह, 60 ग्राम शाम को। जाड़ों में थोड़ा ठंड की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हल्का सा दाना बढ़ाना पड़ता है हमें। ठीक, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पोल्ट्री फार्मिंग का सब कुछ क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उतने अच्छे से शायद आप बोर्ड पे नहीं समझ पाते या फिर उसको उतने ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसी ही और वीडियो जहाँ तक पॉसिबल हो पाएंगी शिक्षक जंक्शन आपके लिए लेकर आएगा। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड और लाइक्ड टू आवर चैनल, डू दैट बिकॉज लॉट मेनी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाइक दिस इज गोइंग टू कम। ठीक, ये तो बात हो गई हमारी पोल्ट्री फार्मिंग की। अब इसी के साथ हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथोडोलॉजीज थी वो लगभग खत्म होती हैं। हमने सारी मेथोडोलॉजीज के बारे में ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिया। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है इसी के अंदर, वो आता है एनिमल ब्रीडिंग। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसके बारे में जब हमने एनिमल हस्बेंड्री की इंट्रो वीडियो डिस्कस करना स्टार्ट किया था तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ब्रीड्स को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्चुअली में ये ब्रीड जो वर्ड है ना, ये होता क्या है। ब्रीड इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कैसा ग्रुप? जो रिजेंबल करता है बहुत सारे कैरेक्टर्स में, दैट रिजेंबल इन कैरेक्टर्स लाइक अपीयरेंस। ये एक मेजर कैरेक्टर हो जाता है उसका जिसमें उसको रिजेंबल करना चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं कि ये एक ही ब्रीड के हैं। क्या? अपीयरेंस। ठीक है, अगर कोई 2 एनिमल्स आपस में एक जैसे अपीयर कर रहे हैं तो यूजुअली उनको हम बोलते हैं ब्रीड। इसके अलावा अपीयरेंस के अलावा साइज में, ठीक है, फीचर्स में, अगर इन सारी चीज़ों में एनिमल्स एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं तो भी बोलते हैं कि इट बिलोंग्स टू दी सेम ब्रीड। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री के लिए इस ब्रीड को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अलग अलग फार्मिंग मेथोडोलॉजीज में मैंने आपको बताया, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट हाई क्वालिटी ब्रीड। ठीक है, जब हम हाई क्वालिटी ब्रीड को सिलेक्ट करेंगे तो इन टर्न क्या हो जाएगा, हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी के होंगे, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, पोल्ट्री फार्मिंग का प्रोडक्ट हो, डेयरी फार्मिंग का हो। ठीक है, तो वो सारे प्रोडक्ट अल्टीमेटली ब्रीड के अच्छे होने से वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें ब्रीड्स को सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखनी पड़ती है वो होती है ब्रीड्स शुड बी ऑफ इंक्रीज्ड डिसीज रेजिस्टेंस। आजकल के टाइम पर ये और भी ज़्यादा पॉसिबल है, किसकी वजह से? इंजीनियरिंग की वजह से। स्पेशली अगर हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ये और भी ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है कि जो हम ब्रीड्स को सिलेक्ट करें उनकी जो डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस है वो बढ़ी हुई हो। अगर ये डिसीज़ के लिए उनकी रेजिस्टेंस बढ़ी हुई होगी तो ऑटोमेटिकली हमें उनकी हाइजीनिक कंडीशंस पे या उनके ट्रीटमेंट के ऊपर, उनकी जो प्रिकॉशन हैं उनके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके जीन्स में है कि उनकी जो डिसीज़ है, डिसीज रेजिस्टेंस की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो ब्रीडिंग है वो हम कैसे मेंटेन करते हैं? ठीक है,
द ब्रीडिंग इज डन, ब्रीडिंग क्या होता क्या है? ब्रीडिंग का मतलब होता है जब हम आर्टिफिशियली अलाउ करें, वी अलाउ आर्टिफिशियल मेटिंग ऑफ एनिमल्स। यूजुअली इट हैपन्स विद इन द लैब्स। अगर हम बोल रहे हैं कि ये ब्रीड्स को ऐसे सिलेक्ट करें कि उनकी हाई क्वालिटी हो या फिर उनके डिसीज रेजिस्टेंट जो हो वो इंक्रीज हो, तो हम वो कैसे करेंगे? क्योंकि नेचुरली सारे एनिमल्स जो भी हैं उसमें तो ये प्रेजेंट नहीं रहती ना, तो हम क्या करते हैं? वी आर्टिफिशियली अलाउ द मेटिंग ऑफ द एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू द सुपीरियर क्वालिटी, सो दैट इज नोन एज ब्रीडिंग। ठीक, अब ये ब्रीडिंग भी दो तरीके की होती है। ब्रीडिंग का प्रोसेस समझ में आया ना? एक्चुअली में ब्रीडिंग होती क्या है? अब इसको कराने के लिए भी दो तरीके होते हैं। वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं हम कि हम एनिमल्स को मेट कैसे कराएंगे। ठीक, ज़्यादा डिटेलिंग में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आपके हायर स्टैंडर्ड्स में आने वाला है। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, ये होती है दो तरीके की ब्रीडिंग, नाम से ही समझ में आएगा। इन ब्रीडिंग मीन्स व्हेन ब्रीडिंग और व्हेन मेटिंग इज डन बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। एक ही ब्रीड के एनिमल्स को हमने सिलेक्ट किया और फिर उनको मेट कराया। मान लो हमने मिल्क एनिमल्स लिए, कैटल्स लिए अपनी, और जो सुपीरियर हमारी फीमेल थी, मीन्स जिसमें मिल्क की क्वालिटी अच्छी मिलती थी, हमने उसको हमने मेट कराया किसके साथ? सुपीरियर फीमेल के साथ, सॉरी सुपीरियर मेल के साथ। तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। मान लो सुपीरियर मेल के अंदर हमारी डिसीज रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो हमने इन दोनों की मेटिंग कराई और जो हमें ऑफस्प्रिंग मिला उसमें ये दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्रीड थी वो बाकी के एनिमल्स से सुपीरियर हो गई। तो ये हमने बोला इन ब्रीडिंग, मतलब व्हेन मेटिंग बिटवीन द एनिमल्स इज डन व्हिच बिलोंग्स टू द सेम ब्रीड, दैट इज नोन एज इन ब्रीडिंग। क्लियर हो गई बात? अब आउट ब्रीडिंग आते हैं। व्हेन ब्रीडिंग इज डन बिटवीन द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है आउट ब्रीडिंग में। अब ये तीन तरह की होती है आउट ब्रीडिंग, ठीक है, कौन कौन सी? पहला है हमारा आउट क्रॉसिंग, ठीक, दूसरा है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग और तीसरा है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। ठीक है, वापस से नाम से ही याद रखने की कोशिश करेंगे हम। आउट क्रॉसिंग का मतलब है व्हेन इट इज डन बिटवीन द ब्रीड रिमेन्स सेम बट एनिमल्स आर अनरिलेटेड। देखो जैसे हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हमारी ब्रीड चेंज हो जाएगी। ठीक, आउट क्रॉसिंग पहला है, मतलब ब्रीड सेम है, एनिमल्स अनरिलेटेड हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है ब्रीड इज डिफरेंट। क्रॉस ब्रीडिंग तक आते आते हमारी ब्रीड्स भी डिफरेंट हो गई। व्हेन मेटिंग इज डन बिटवीन द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस, ठीक है, अलग अलग ब्रीड्स में हम मीटिंग कराएं। इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग में क्या होता है? व्हेन ब्रीडिंग इज डन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पे स्पीशीज ही डिफरेंट हो गई तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से ध्यान रखो, इंटर मतलब आपस में और स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज। तो इंटर स्पेसिफिक मतलब अलग अलग स्पीशीज की हमने मीटिंग कराई तो हम उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। और ये सब किस में आता है? आउट ब्रीडिंग में, क्योंकि हम इसमें अलग अलग ब्रीड्स के एनिमल को मेट करा के एक सुपीरियर क्वालिटी की अपनी कैटल्स या अपने जो भी एनिमल्स हैं उनको हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई कुछ ब्रीडिंग की बात। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं
जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसी टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है, देखो एक तरह के एनिमल्स होते हैं ड्राउट एनिमल्स। सिर्फ टर्मिनोलॉजीज ध्यान रख लो, बाकी कुछ और याद रखने वाला नहीं है इसमें। ड्राउट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको हम हैवी वेट या फिर लोड को कैरी करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या, बुलॉक्स है ना, कैमल्स, हॉर्सेस, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राउट एनिमल्स, ठीक है। उसके अलावा एक और टर्म छोटी सी है, इसीलिए मैं यहीं पर इसको बता दे रही हूँ, क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑल्दो हम सबने अपनी जीके में या अलग अलग जगह पर इस टर्म को स्टडी किया होगा, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, ग्रीन। ग्रीन ध्यान आते ही सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जब प्लांट्स की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजीज अप्लाई की गई हमारी फील्ड के अंदर। I repeat, green revolution is the revolution or is the change which was incorporated so that the yield of the plants can be increased within a particular area. ये बहुत important है। आपको yield बनानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एरिया बड़ा करेंगे, एरिया उतना ही रहना चाहिए। पहले के कंपेयर में मान लो अगर इस फील्ड के एरिया से आपको 1 क्विंटल ग्रेन मिल रहा था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो करते हुए आपको इसी एरिया से 10 क्विंटल ग्रेन मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने ऐसी मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट की कि जिससे हमारी जो यील्ड थी हमारे क्रॉप की वो बढ़ गई, ठीक है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। He is the father of green revolution। हाँ ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे, अगर इंडियन लेवल पे बात करें तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन हम सब ने जीके में ही बहुत बार याद किया होगा, है ना। MS स्वामीनाथन, ही इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, समझ में आ गई बात। इसके अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या क्या यूज करते हैं ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या क्या कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज, 2-3 ऐसे मेथोडोलॉजीज हैं जो इस ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज की जाती हैं। जैसे कि हो गया हमारी HYVC, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियोज में जब हमने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इनका यूज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि आज के टाइम पर ये पॉल्यूशन का कारण बन गए हैं, लेकिन जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब इतना ज़्यादा इसके पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं था। उसके अलावा एक और पॉइंट जो आप, इसका रीज़न आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देती हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन में एक और चीज़ पर फोकस किया गया था। क्या? दे वर अलाउड और इट वॉज मेड टू ग्रो दी ड्वार्फ प्लांट्स इन द सीड। मान लो किसी फसल की हाइट इतनी होती होगी पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद क्या किया, इस प्लांट की हाइट को कम करा गया कुछ मेथोडोलॉजी से, ताकि वो प्लांट जितनी भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना, पानी चाहिए खेत से, उन सब का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो सके और उसी के साथ साथ यील्ड वो ज़्यादा दे सके। ठीक, तो ये हो गई कुछ ऐसी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है बस इस चैप्टर में, जो आता है हमारा एनिमल डिसीजेस या फिर माइक्रोब्स। दे कैन बी बोथ फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमीज, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो फिर हम उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस और रिकैप के थ्रू इस चैप्टर को फाइनली क्लोज करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and if you have liked the way we have done in the poultry farming part, do tell me that also, so that this Shikshak Junction will incorporate such ideas in the future also, right? So till then, have a good day, take care, bye bye.